हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीएस लाइव में स्वागत है। और आज की वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.4 को। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है प्रश्नावली 9.1, 9.2 और 9.3। तो अगर आपने प्रश्नावली 9.1, 9.2, 9.3 का वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। वहां पर अवकल समीकरण क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पर उसके सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, आप वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और आज के वीडियो में लोग बात करेंगे प्रश्नावली 9.4 की सिर्फ और सिर्फ। देखिए, अगर हम लोग बात करें प्रश्नावली 9.4 की, तो प्रश्नावली 9.4 में कुल है 22-23 क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं। अगर सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया जाएगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर भी जहां तक संभव होगा इस वीडियो में अधिकांश क्वेश्चन कवर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रश्नावली 9.4 की, तो प्रश्नावली 9.4 में 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करो। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रश्नावली 9.3। वहां पर क्या रहता था कि वहां पर व्यापक हल दिया रहता था, हमको निकालना होता था अवकल समीकरण। व्यापक हल दिया रहता था, हमको निकालना होता था अवकल समीकरण। यहां पर अवकल समीकरण दिया हुआ, यहां पे हमको निकालना है व्यापक हल। समझ पा रहे हो कि नहीं आप? व्यापक हल, विशिष्ट हल, दो प्रकार के हल होते हैं अवकल समीकरणों के। तो अगर व्यापक हल दिया है तो वहां से भी अवकल समीकरण हम फाइंड कर सकते हैं। अगर विशिष्ट हल दिया है तो वहां से भी हम अवकल समीकरण फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल उल्टा है। यहां पर क्या है, अवकल समीकरण दिया रहेगा, वहां से हमको व्यापक हल और विशिष्ट हल फाइंड करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल निकालो। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हमको निकालना है व्यापक समीकरण। ठीक है, बस करना क्या है, जो अवकल समीकरण दिया है, देखो समझो पहले आप। देखो, अगर व्यापक हल दिया रहता था और वहां से अगर हमको निकालना होता था अवकल समीकरण, तो कैसे निकालते थे? तो हम लोग क्या करते थे कि व्यापक हल का अवकलन कर देते थे। कितनी बार अवकलन करते थे? उसमें जितने स्वयं चर दिए रहते थे उतनी बार अवकलन करते थे। बाकी जो भी मिलता था वो मिल जाता था क्या, अवकल समीकरण। लेकिन अगर अवकल समीकरण को निकालना है व्यापक हल, तो कैसे निकालोगे? अवकल समीकरण को अगर व्यापक हल में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अवकल समीकरण है उसमें डी होता है, और उन डी को हटा दिया जाए तो अपने आप वो बन जाएगा या तो व्यापक हल या तो विशिष्ट हल। अब डी को हटाता कौन है? डी माने अगर किसी के पहले डी लगाया मतलब डिफरेंशिएट हो रहा है, और डिफरेंशिएट का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो अगर डी को हटाना है तो ऑब्वियस सी बात है उसका इंटीग्रेशन कर दो। जैसे इंटीग्रेशन करोगे सारे डी गायब हो जाएंगे और वो बन जाएगा व्यापक हल। इट मींस कि अगर कोई अवकल समीकरण है उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो व्यापक हल या विशिष्ट हल में, तो क्या करना पड़ेगा? उसका करना पड़ेगा समाकलन। तो क्वेश्चन में 1 से लेकर क्वेश्चन में 10 तक के सारे क्वेश्चन एक ही प्रकार के हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि सारे क्वेश्चन को एक करके लेंगे और उसको मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे ये जो अवकल समीकरण है उसको आप कैसे विशिष्ट हल में कन्वर्ट करोगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, और क्वेश्चन पैरल लेकर के मैं आपको अच्छे समझाता हूं कि कैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पर और उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर पहला, और ये है अवकल समीकरण। इससे हमको फाइंड करना है व्यापक हल। तो ये अवकल समीकरण है, इस अवकल समीकरण से हम व्यापक हल कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए, जब भी कोई अवकल समीकरण दिया रहे उससे अगर हमको व्यापक हल फाइंड करना है तो अवकल समाकलन तो करना है, ये बात तो मालूम है हमको। लेकिन इसके पहले भी एक स्टेप एक काम करते हैं। वो काम क्या करते हैं कि dx dy देखते हैं उसमें है कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है उसमें dx भी होगा dy भी होगा। क्या करना है, dx को एक तरफ कर लेना है, dy को एक तरफ कर लेना है, और जो dx है dx उसके पास x को ले आना है, और जो dy है उसके पास y को लेके आ जाना है। बस ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो ये dy और dx है इनको अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने का मतलब कि dx को एक तरफ कर लेते हैं, dy को एक तरफ कर लेते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट है किसी भी अवकल समीकरण को सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा इधर dy बराबर ये चला जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस x cos x, और ये नीचे क्या है 1 प्लस cos x ये है, और ये dx उधर जाएगा तो हो जाएगा इतना। तो पहला काम हम लोगों ने क्या किया कि dy को एक तरफ कर लिया, dx को एक तरफ कर लिया, और ये काम आपको हमेशा करना है। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है? तो सेकंड स्टेप ये है कि उसमें देखते हैं कि कहां पर x है, कहां पर y है। तो इसमें जहां जहां पर y होगा उस y को ले आएंगे इसके पास, और इस पूरे में जहां जहां पर x होगा उसको ले आएंगे इसके पास।
समझो आप, इस पूरे में जहां जहां पर y होगा उसको इसके पास लेके आएंगे, इस पूरे में जहां जहां x होगा उसको इसके पास लेके आएंगे। तो देखो यहां पर ये जो पूरा दिख रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ x है, y है ही नहीं है, तो इसके पास कुछ रहेगा, सब इसी x के पास रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? सबसे पहला काम क्या करना है कि dx को एक तरफ कर लेना है, dy को दूसरी तरफ कर लेना है। सेकंड काम क्या करना है कि dx के पास x है तो उसके पास x को ले आना है, dy के पास y है तो उसके पास क्या करना है, सारे y को लेके चला जाना है। ये सेकंड स्टेप का काम है। थर्ड स्टेप में हमको करना है उसका अवकलन, सॉरी समाकलन। समझ पा रहे हो? पहला स्टेप वो, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप में करना है उसका इंटीग्रेशन। क्वेश्चन इज दैट कि उसका इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? तो उसका इंटीग्रेशन इस वजह से करते हैं जिससे कि जो d है वो d हम हटा सके। d को हटाने के लिए हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन, और मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी d को हटाने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सॉरी अवकलन समाकलन करने पर। जैसे कहोगे आप समाकलन करने पर तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो dy है लेकिन यहां पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये पूरा जो दिख रहा है इस पूरे को देखो ये सॉल्व हो सकता है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा। देखो ये सॉल्व हो सकता है तो 1 माइनस cos x का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2 बटा 1 प्लस cos x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। देखो इस 2 से 2 कट जाएगा और इसके बाद एक स्टेप आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा dy साइन बटा cos tan हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, और ये हो जाएगा x बाई 2 और ये हो जाएगा dx। देखो इसका तो समाकलन हम लोग कर ले जाएंगे लेकिन इसका समाकलन हम लोग नहीं कर पाएंगे। जो tan स्क्वायर x बाई 2 दिया है इसका समाकलन नहीं कर पाएंगे, तो इसका समाकलन करने के लिए एक स्टेप आगे चलते हैं। यहाँ पे लिख दो इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा dy बराबर, देखो ये जो पहला क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे उसको अच्छे से लगाते हैं। देखिए वैसे तो क्वेश्चन हर कोई लगा लेता है लेकिन एक्चुअली में हर एक स्टेप समझ करके क्वेश्चन सब लोग नहीं लगा पाते हैं। क्वेश्चन लगा देते हैं, आंसर आ जाता है, लेकिन उनसे अगर कह जाए समझाने के लिए तो वो अच्छे समझा नहीं पाएंगे। वो जब समझाएंगे अगर उनसे कोई क्वेश्चन बीच में पूछ जाए तो वो बाज जाएंगे। बाज इस वजह से जाएंगे क्योंकि उनको हर स्टेप्स अच्छे से नहीं मालूम है। तो यहां तक स्टेप समझ में आ रहा है आपको? देखो समाकलन दोनों को एक साथ करना, ऐसा नहीं कि एक का एक बार समाकलन कर दिए फिर दूसरे का दूसरी बार समाकलन कर दिए, दोनों का समाकलन एक साथ करना है। तो इसलिए मैंने अभी आप इसका समाकलन नहीं किया। tan स्क्वायर x बाई 2 का समाकलन तो होगा नहीं तो इसको बदल देते हैं sec में। वैसे आप यहां पे बदलोगे पर मैं यहीं डायरेक्ट बदल देता हूं। tan स्क्वायर मान लो ये x होता तो tan स्क्वायर x का फार्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, तो इसके स्थान पे आप लिख सकते हो वही जो लिखना है, क्या sec स्क्वायर x बाई 2 और माइनस 1, और यहाँ पे dx है तो यहाँ पर dx हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन, एक बार इसका समाकलन फिर इसका समाकलन, तो ये इसके पास जाएगा, या आप डायरेक्ट अंदर ही कर देना समाकलन। तो ये sec स्क्वायर x बाई 2, या एक काम करते हैं जब वो काम ऊपर ही हो गया तो यहीं पे कर देते हैं समाकलन। इसके बाद यहाँ पर एक चीज है जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, गलती तो नहीं करते पर वो समझ नहीं पाते हैं, लगा देते हैं आंसर आ जाता है पर वो समझ नहीं पाते एक्चुअली में। देखो मैं आपको समझा देता हूं एक अलग क्वेश्चन लेकर के। मान लो यहाँ पर dx है और यहाँ पे क्या है dy है, यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप इस पक्ष में समाकलन करते हो तो मिलता है आपको x, इस पक्ष में समाकलन करते हो तो आपको मिलता है y। इसके बाद आप क्या करते हो कि दोनों तरफ किसी एक तरफ कांस्टेंट c जोड़ देते हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी समाकलन होता है तो समाकलन करने के बाद लगाते हैं कांस्टेंट। तो यहां पर देखो इसका हो गया समाकलन और समाकलन होने के बाद कांस्टेंट लगाते हैं। पर क्वेश्चन इज देयर कि कांस्टेंट दोनों, मतलब क्वेश्चन ये है कि जो कांस्टेंट है वो तो दोनों तरफ लगाते हैं, पर यहां पे कांस्टेंट क्यों एक तरफ लगाया जा रहा है, क्यों इधर ही कांस्टेंट क्यों लगाया जा रहा है, कांस्टेंट इधर क्यों नहीं लगाया जा रहा है, ये क्वेश्चन है ना। देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि कांस्टेंट दोनों तरफ लग रहा है लेकिन वो काम इतना तेजी से हो जा रहा है कि वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैं इसी को एक अलग तरीके से समझा रहा हूं। देखो मान लो इसका समाकलन किए x आ गया, इसका समाकलन किए y आ गया, बीच में बराबर है, इसका समाकलन करोगे तो कांस्टेंट जुड़ेगा। मान लो जो कांस्टेंट जुड़ा वो c1 है, इसका समाकलन करोगे तो y आया, कांस्टेंट जुड़ेगा तो मान लो कांस्टेंट c2 है। ये x बराबर ये है y प्लस ये c2 तो है ही है, ये उधर चला जाएगा तो माइनस c1 हो जाएगा। समझो ध्यान से, देखो यहां पर ये x है तो यहां भी x है, यहां पर y है तो यहां भी y है,
ये पूरा का पूरा कांस्टेंट ही तो है, क्योंकि अगर कांस्टेंट में से कांस्टेंट घटेगा तो जो आएगा वो कांस्टेंट ही तो रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा x बराबर y और ये पूरा घट के कांस्टेंट ही आएगा। अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, कोई भी फर्क नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं? x प्लस वाई इक्वल टू कांस्टेंट यहां भी है, x प्लस वाई इक्वल टू कांस्टेंट यहां भी है। तो जब हम समाकलन दोनों तरफ करते हैं तो कांस्टेंट सिर्फ एक ही तरफ जोड़ते हैं। एक तरफ इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि एक्चुअली में कांस्टेंट दोनों तरफ जोड़ा गया है, लेकिन इधर वाला कांस्टेंट भी उधर चला गया है, इसलिए मिलके एक कांस्टेंट बन गया, इसलिए प्लस सी, मतलब एक स्टेप आगे फटाफट हो जाते हैं हम लोग। तो जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि दोनों तरफ कांस्टेंट लगाएंगे, दोनों तरफ कांस्टेंट नहीं लगाना है। कांस्टेंट सिर्फ एक तरफ लगाना, चाहे तो इधर लगा दो चाहे तो इधर लगा दो। इतनी बात आपको समझ में आई ना? तो बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आओ चलो फटाफट देख लेते हैं। इसका जब आप समाकलन करोगे तो आएगा y, और sec स्क्वायर x/2 का जब समाकलन करोगे तो आएगा tan x/2। फिर इसको ढक के इसका अवकलन करोगे x/2 का, अवकलन करने पर x/2 का अवकलन करोगे तो आएगा आधा, 1/2 से भाग करोगे यहां पर तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2। एक का समाकलन करोगे तो एक का समाकलन क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष, तो x हो जाएगा, ये हो गया y बराबर 2 tan x/2 माइनस x, और समाकलन करने के बाद प्लस सी जोड़ देते हैं तो यहां पर प्लस सी आप जोड़ सकते हो। वैसे जब भी यहां पर आप समाकलन, जब भी यहां पर आप कांस्टेंट जोड़ा करो तो कभी भी प्लस सी कैपिटल सी आप मत जोड़ा करो। कांस्टेंट जो जोड़ रहे हो ना उसको स्मॉल सी रहने दो, या मान लो जो यहां पे कांस्टेंट जोड़ रहे हो वो सी डैश ही रहने दो। सी डैश इसलिए रहने दो क्योंकि ये क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर इसके बाद भी इसको सॉल्व किया जाता है, तो इसके बाद भी सॉल्व करने पे वहां पे कुछ अलग प्रकार का कांस्टेंट आता है तो उसको कैपिटल सी नाम देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप पहले इसको सी डैश नाम दिया करो या C1 नाम दिया करो, लेकिन देखो जब इसके बाद सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसी को आप कैपिटल सी नाम दे दिया करो। तो इसके बाद तो सॉल्व होगा नहीं, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, कैपिटल सी कर देता हूं, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन पहला देख लिया, और आपको मोटी मोटी बात की आपको समझ में आ गया होगा कि अवकल समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। किसी भी अवकल समीकरण को किसमें, व्यापक हल में कन्वर्ट करने के लिए। देखो ये व्यापक हल है, ये व्यापक हल इसलिए है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि व्यापक हल में एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कैसा, एक स्वयं अचर होता है। तो देखो इसमें एक स्वयं अचर है, उसका नाम है कैपिटल सी। ठीक है, तो ये इस अवकल समीकरण का क्या है, व्यापक हल है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन पहला देखा, और आपको अवकल समीकरण को व्यापक हल में कन्वर्ट करना आ गया होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, dx dy को एक तरफ कर लेते हैं, दो तरफ अलग अलग कर लेते हैं, फिर dy की तरफ सारे y को लेके चले जाते हैं, dx की तरफ सारे x को लेके चले जाते हैं, उसका कर देते हैं समाकलन, और समाकलन करने के बाद फिर यहां पे आते हैं, और यहां पे थोड़ा पेचीदा मैटर होता है। कभी कभी जो कांस्टेंट होता है वहां पे लिखते हैं log c। तो ऐसा क्यों होता है, देखो यहां पर जो कांस्टेंट लेना है, यहां पर सबसे पहले कि दोनों का समाकलन करोगे तो दोनों का अलग अलग कांस्टेंट नहीं लोगे, यहां पर आप ला करके एक कांस्टेंट जोड़ोगे, जो भी कांस्टेंट जोड़ोगे उसका नाम सी डैश पहले देना। लेकिन log c कभी कभी देते हैं, तो क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। यहां पे log c कांस्टेंट तब लेते हैं जब देखते हैं कि ये भी log में आया है, ये भी log में आया है, सब जब log में आया हो तो यहां पर क्या करते हैं, log c ले लेते हैं। या जब भी ऐसा हो मतलब क्या, एक मिनट, या एक कंडीशन में यहां पर log और लेते हैं। वो कंडीशन क्या है, जब ये वाला पॉइंट log में हो तब भी इसको log में लेते हैं। लेकिन जो सबसे मेन चीज है, सावधान होने वाली बात, कि इसको डायरेक्ट कैपिटल सी नहीं मानते हैं, पहले C1 या C डैश मान लेते हैं। फिर अगर इसके बाद हल होगा तो जो नीचे आएगा वो कैपिटल सी होगा, मेन कांस्टेंट वो होगा। लेकिन अगर इसके बाद सॉल्व नहीं होता है तो इसी कांस्टेंट को आप कैपिटल सी मान लोगे। तो इस तरह आपको क्वेश्चन पहला समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है अवकल समीकरण, इसको हमको कन्वर्ट करना है व्यापक हल में। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप dx dy को एक तरफ कर लो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा dy, ये dx चला जाएगा वहां पर, तो ये हो जाएगा रूट में, ये 4 ले सकते हो आप 2 का स्क्वायर, और ये माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा, ये dx वहां पे जाएगा, तो ये हो जाएगा dx। हमारा जो फर्स्ट स्टेप था ये पूरा हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है कि जो वहां पर dx है उधर x को लेके चले जाओ,
देखो ये dx है, यहां पर x है, तो क्या ये सारा x वाला है? बिल्कुल नहीं, ये पूरा y वाला है। तो इसको क्या करोगे, y के पास लेके आओगे तो ये आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा 1/, ये रूट में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये माइनस y का स्क्वायर, और ये है dy, और बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx। ठीक है, जब हमारा सेकंड स्टेप पूरा हो जाए तो इसके बाद क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पे मैं डायरेक्ट कर देता हूं समाकलन, और जब आप समाकलन करोगे तो ये फॉर्मूला है रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई ये, तो यहां पर y है तो ये y बाई क्या हो जाएगा a मान क्या है, ये 2 हो जाएगा। यहां भी y है, यहां भी y है, y के सापेक्ष हो रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर बराबर हो जाएगा x का जब समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा x, और कांस्टेंट जोड़ देते हैं तो कांस्टेंट जोड़ देते हैं c। इसके बाद जब ये साइन उधर जाएगा तो मैंने आपको प्रति त्रिकोणमितीय फलन में पढ़ाया था कि जब साइन उधर जाएगा इनवर्स है इधर तो उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा x प्लस सी। देखो इसके बाद ये कांस्टेंट तो हटेगा नहीं, तो इसको आप पहली बार में ही कैपिटल सी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये y बराबर हो जाएगा 2 साइन x प्लस सी, और ये हो गया हल, और आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर। अब आपके जान में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यहां पर प्लस सी है, तो अगर प्लस सी तो है लेकिन इसके बाद भी हल हो रहा है, इसको आपने कैपिटल सी क्यों मान लिया? तो देखो बच्चे, इसको मैंने कैपिटल सी इसलिए मान लिया क्योंकि इसके बाद ये जो कांस्टेंट है ना, इसका कोई अलग हल नहीं हो रहा है कि कांस्टेंट कहीं अलग से जा रहा है, वो एक अलग कांस्टेंट बन रहा है। क्या होता है कि जो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, नीचे आकर के कभी कभी वो एक अलग कांस्टेंट बन जाता है, तो उस कांस्टेंट को हमको मानना होता है कैपिटल सी। लेकिन ये जो कांस्टेंट है अगर यहां पे जाकर के एक अलग कांस्टेंट नहीं बन रहा है तो उसको कैपिटल सी यहीं पे मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो देखिए देखिए ये है क्वेश्चन नंबर सी, और ये अवकल समीकरण, इसको आपको कन्वर्ट करना है व्यापक हल में। और कैसे जो कन्वर्ट करेंगे व्यापक हल में, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा dy अपान dx, और ये जाएगा उधर तो हो जाएगा 1 माइनस वाई। अभी पहला स्टेप पूरा नहीं हुआ, dx को एक तरफ करना है, dy को एक तरफ करना है, तो ये हो जाएगा dy एक तरफ हो गया, dx को भेज दो उधर तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा dx। अब यहां पर y है तो देखो ये पूरा y वाला है, तो y वाले को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई, और ये हो जाएगा dy बराबर ये हो जाएगा dx। और जब यहां तक हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद करते हैं समाकलन। तो फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो यहां पे आप लिख सकते हो दोनों पक्षों का समाकलन करने पे मैं करता हूं डायरेक्ट दोनों पक्षों का समाकलन। देखो ये 1/x का फॉर्मूला बन गया। 1/x का जब समाकलन करते हो तो क्या आता है, log x माने क्या है, ये पूरा 1 माइनस वाई क्या है log x है। इसके बाद यहां पर x होता तो फिर काम चल जाता, लेकिन यहां पे 1 माइनस x है तो इसका करेंगे क्या, इसका करेंगे अवकलन, इसका अवकलन करेंगे -1 आएगा, उससे भाग करेंगे -1 से, तो यहां पर आ जाएगा -1, और प्लस इस x का समाकलन करेंगे तो आ जाएगा x, और प्लस यहां पे जोड़ देंगे c। तो यहां पर जो c जोड़ोगे वो मान लो जो c है वो स्मॉल c है, क्योंकि इसके बाद भी ये सॉल्व होगा। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद देखो यहां पे माइनस है तो माइनस को हमेशा प्लस बनाने का प्रयास करते हैं, तो माइनस को प्लस बनाने के लिए माइनस को उधर भेज दो, तो ये माइनस उधर जाएगा तो ये x इधर आ जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो ये x इधर आ जाएगा, तो ये उधर भेज दो तो ये हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा -x बराबर ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा log, और ये हो जाएगा, ये काम करो या तो अगर आप यहीं पे रहने दो ना तो यही हो गया आंसर। अगर इसी को हम आंसर कर दे कि यही हमारा व्यापक हल है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसके बाद भी सॉल्व करना चाहते हो तो उसके बाद भी सॉल्व कर सकते हैं हम। x को इधर ले आओगे तो ये -x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस log 1 माइनस वाई, और प्लस देखो इसको आप c1 मान सकते हो या c डैश मान सकते हो,
और यहां पे चूंकि लॉग है तो मैंने बताया था कि जब भी यहां पे लॉग होगा तो ये जो कांस्टेंट है वो लॉग के रूप में आएगा। तो मान लो जो ये कांस्टेंट है वो बराबर है लॉग कैपिटल सी के, क्योंकि ये C1 है, C1 की वैल्यू इतनी है, मतलब C1 की वैल्यू जो कांस्टेंट है उसको लॉग में लेना पड़ेगा, इसलिए लॉग में लेना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, लॉग में। और ऐसा यही नहीं, आगे भी जितने भी क्वेश्चन है ध्यान दो, पहले जब कांस्टेंट के बगल वाला लॉग में होगा तो इस कांस्टेंट को हमेशा लॉग में लिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये हो जाएगा -x log a प्लस लॉग बी, बन गया फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, log a इंटू बी, तो ये माने ये 1 माइनस वाई, और b माने क्या, ये है c। इतना हो गया ना। इसके बाद देखो यहां पे एक कांस्टेंट होता है e, और आपको शायद अच्छी तरीके से मालूम होगा कि जब भी log x बराबर मान लो 3 है, यहां पर मान लो 10 है, तो इसको ये देखो ये लॉगरिथम है, ये लघुगणक के रूप में है, लेकिन लघुगणक को हम घातों के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब इसको आप घातों के रूप में कन्वर्ट करोगे तो ये 10 के पावर ये वाला हो जाता है 3, और बराबर ये वाला हो जाता है, यानी बराबर ये हो जाता है। तो जब इसको आप ऐसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये e के ऊपर क्या हो जाएगा, -x, e के पावर ये हो जाएगा -x, और बराबर जो ये वाला है वो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस वाई इंटू सी। यहां से तो आप c की वैल्यू निकाल सकते हो, या तो इसी को आप आंसर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया जो क्वेश्चन नंबर सी था उसका आंसर। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सी भी देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर डी क्या है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4, ये है अवकल समीकरण, इसको कन्वर्ट करना है व्यापक हल में। सबसे पहले क्या करना है, हमको दो पक्ष बनाना है, एक पक्ष में dx होना चाहिए, एक पक्ष में क्या होना चाहिए, dy होना चाहिए। तो यहां पर देखो दो पक्ष बनाने के लिए इसका पक्षांतर करेंगे, इसको उधर भेज सकते हैं। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan y, और ये हो जाएगा dx बराबर ये जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर y, और ये हो जाएगा tan x, और ये हो जाएगा dy। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो पूरी तरीके से हो गया कंप्लीट। और जब फर्स्ट स्टेप पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो चलते हैं सेकंड स्टेप की ओर। और सेकंड स्टेप क्या है कि जहां पर dx है उधर x को लेके चले जाओ, इधर वो dy है उधर y को लेके चले जाओ। तो आ जाओ, ध्यान से देखो यहाँ पे dx है तो इधर x को लेके आएंगे। तो यहाँ पे पहले से है sec स्क्वायर x, और फिर किसको लेके आ रहे हैं, tan x को, तो यहाँ पर हो जाएगा tan x, और यहाँ पे ये dx है तो ये dx हो जाएगा बराबर, यहाँ पे y है, इस y को इधर लेके चले आएंगे तो ये क्या है, माइनस sec स्क्वायर y, और ये बटा हो जाएगा क्या, tan y, और इंटू ये हो जाएगा dy। हमारा जो सेकंड स्टेप है वो भी पूरी तरीके से हो गया है कंप्लीट। अब चलेंगे थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप कहता है कि इसके बाद क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, और हम करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, यहां पे लगा देता हूं इंटीग्रेशन। देखो इसका समाकलन कैसे किया जाएगा आपको अच्छी तरीके से मालूम है, अगर आपने समाकलन पढ़ा है अच्छे से। तो यहां पे क्या करना है, यहां पर जो tan y है, इस यहां पे जो tan x है, इसको मान लेना है कुछ, इसको मान लेना है कुछ, और फटाफट देखो मानोगे कुछ, मैं एक को करके दिखा देता हूं। इसको मान सकते हो t, इसको मान सकते हो यस। जैसे यहां पे tan x है, अगर tan x बराबर मान लिया जाए t, करोगे अवकलन तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, और t x के सापेक्ष की हो तो ये हो जाएगा dt अपान dx। और जब भी ऐसा करते हो तो dx का मान यहां से निकाल लिया जाता है, और dx का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा dt अपान sec स्क्वायर x। मैं एक तरफ का कर दे रहा हूं, तो एक तरफ का मैं यहां नीचे कर दे रहा हूं इंटीग्रेशन। ऊपर है sec स्क्वायर x बटा नीचे tan x को आपने माना है t, और dx की वैल्यू वहां से निकाला गया है dt अपान sec स्क्वायर x। इससे ये कट जाएगा, 1 अपान t बचा, 1 अपान t का क्या हो जाएगा log t, और log t की वैल्यू क्या माना है, तो t की वैल्यू आपने माना है tan x, तो इस t के स्थान पे हो जाएगा क्या, tan x। इसका मतलब इस पूरे का समाकलन करने पे ये वाला आ गया। तो आप ऐसे जैसे मैंने इसका किया है, आप इसको बगल में कर सकते हो, इसको भी, इसको मैंने क्या मान लिया t, तो इसको आप मान सकते हो यस। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसका समाकलन करने पे क्या आया, log आया, और यही नीचे वाला यानी log tan x आ गया।
बराबर जब इसका समाकलन किया जाएगा तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, फिर यहां पे आ जाएगा log और ये नीचे वाला आ जाएगा यानी क्या tan y और बस ये हो गया इधर का समाकलन। इसके बाद कांस्टेंट ऐड कर देना है। मैंने बताया कि इस कांस्टेंट को हम स्मॉल सी मान सकते हैं या मान लो C1 मान सकते हैं, ठीक है। और हाँ देखो जब ये लॉग में है तो क्या करेंगे, ये कांस्टेंट भी किस में होना चाहिए, लॉग में होना चाहिए। तो यहां पे C1 ना करके इस कांस्टेंट को हम log C कर सकते हैं, log C से कर सकते हैं क्योंकि ये log में है, तो ये हो जाएगा log C। और C में भी क्या करो, इसको C मत मानो, इसको C1 मान लो या रहने दो C मान लो, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल C मानो। और जब नीचे भी ये जाकर कांस्टेंट बन जाए तो इसको कैपिटल C कर दिया करो, बेहतर रहेगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा tan x बराबर, देखो इसके बाद है इसको ले आओ इधर, यहां माइनस है ना, माइनस को इधर ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log, ये है tan x, ये इधर आएगा तो प्लस log, और ये क्या है, ये है tan y बराबर ये हो जाएगा log c, log a प्लस log b, तो क्या होता है log ab, a की वैल्यू क्या है, तो ये की वैल्यू है tan x और b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू है tan y बराबर ये है tan c, अरे tan c नहीं सॉरी log c, तो ये है log c, log से log कट गया और ये आ गया tan x इंटू tan y बराबर c, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका ये हो गया व्यापक हल। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लिया और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम अच्छे से देख लेते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन 5 का, ये है अवकल समीकरण, इसको हमको कन्वर्ट करना है व्यापक हल में। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, dx को एक तरफ कर देंगे, dy को एक तरफ कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखो ये dy को एक तरफ कर लो, dx को एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा ex और e के पावर माइनस x, और इधर हो जाएगा क्या dy और dx वाला एक तरफ जाएगा तो ये बराबर इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, और ये क्या है dx। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की ओर। देखिए जो सेकंड स्टेप है वो क्या कह रहा है कि जिधर x है उधर x को लेके चले जाओ, इधर y है उधर y को लेके चले जाओ। तो इधर तो कहीं y है नहीं तो y की तरफ तो कुछ नहीं रहेगा, ये हो जाएगा dy, और देखो ये e क्या है, ये ऊपर x है तो x की तरफ लेके चले जाओ, ये क्या है e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बटा ये नीचे है e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, और ये हो जाएगा dx। इसके बाद का स्टेप क्या है, हम लोग करते हैं समाकलन, वो स्टेप नंबर 3 है समाकलन करना। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। मैं करता हूं डायरेक्ट समाकलन, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष सॉरी समाकलन करने पर, लेकिन मैं करता हूं डायरेक्ट समाकलन। तो इसका समाकलन करोगे तो देखो इसका समाकलन तो आप कर ले जाओगे, वैसे अगर आप सोच रहे हो कि हम नहीं कर पाएंगे तो आप गलत सोच रहे हो। इसका समाकलन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ये जो नीचे वाला है इसको आप बराबर t मान सकते हो, और जब इसको t मानोगे ना तो ये ऊपर वाला आ जाएगा, और ऊपर वाला आ जाएगा तो 1/t का बन जाएगा फॉर्मूला log t, ठीक है। तो फॉर्मूले पे आप तोड़ देना, y करोगे तो ये हो जाएगा log y, और ये हो जाएगा log यही नीचे वाला, जब नीचे वाले का अवकलन करने पे ऊपर वाला आ जाए तो समाकलन क्या होगा, log यही नीचे वाला। और मैंने अभी बताया आपको इसके पहले जो बाद में log tan x आ रहा था, log tan y आ रहा था, तो log ये नीचे वाला माने क्या e के पावर x प्लस e के पावर माइनस y, और प्लस कांस्टेंट जो दो कांस्टेंट हो जाएगा c। और मैंने आपको पहले ही बताया, देखो अगर आप यहीं पे ठप कर देते हो तो ये आ गया हमारा आंसर, ये हो गया व्यापक हल। लेकिन अगर आप इसमें संतुष्ट नहीं हुए, इसके बाद भी आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे log है तो यहाँ पे log कर सकते हो log c, और इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तब भी सॉल्व कर दोगे तब भी जो आएगा आंसर हो जाएगा, और यहीं पे अगर आप ठप कर देते हो तब भी जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 5 को भी देख लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बस तरीका क्या है, तो तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या तरीका क्या है, सबसे पहले उसको सही से लिख लेते हैं, उसके बाद dx को dy को एक तरफ कर लेते हैं, dx की तरफ x को लेके चले जाते हैं, dy की तरफ y को लेके चले जाते हैं,
जब इतना हो जाता है तो फिर इसके बाद करते हैं दोनों पक्षों का समाकलन। समाकलन जब हो जाता है तो समाकलन होने के बाद सी जोड़ते हैं। अब वहां पर क्वेश्चन इज दैट कि वहां पे सी जोड़ेंगे कि लॉग सी जोड़ेंगे। दो क्वेश्चन उठ के आता है कि सी जोड़ोगे कि लॉग सी जोड़ोगे। तो सबसे पहली बात, जब इधर लॉग रहे तो यहां पे लॉग सी जोड़ दिया करो, काम खत्म हो गया। लेकिन जब लॉग नहीं होता है तो वहां पर आप केवल सी जोड़ते हो, स्मॉल सी जोड़ते हो। लेकिन जब वो स्मॉल सी फिर एक बाद में कांस्टेंट बन जाता है, उसको आप कैपिटल सी बना देते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर जब 8 7 लगाओगे ना तो उस टाइप के क्वेश्चन हमको मिलेंगे। अभी हमको बस कहीं लॉग वाला क्वेश्चन मिला कि जब इधर लॉग आएगा तो इस सी के स्थान पे सी ना लिख के हम सी भी लिख के छोड़ देंगे तभी आंसर आ जाएगा। और सी के स्थान पे अगर यहाँ पे लॉग है तो लॉग सी लिख करके थोड़ा सॉल्व कर दो तो और बेहतर है, नहीं तो आप यहाँ पे ठप कर दो तो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले से बड़ा हो चुका है। और जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के मिलते हैं एक नए वीडियो में, इट मींस पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 अगर आपको नीचे कहीं दिख रहा होगा तो वहां से देख के आप पढ़ाई कर लीजिएगा, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप पढ़ाई कर लीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो हमारा पार्ट 2 आपके होम पेज पे आएगा, वहां से आप पढ़ाई कर लीजिएगा। तो बताइए वीडियो आपको कैसे लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।